बड़ी चंद्र ग्रहण है, क्या समय होगा, क्या सूतक काल है इसका? देखो, कहा भी गया है चंद्र ग्रहण जय गंगा मैया की, सब लोगों सभी दर्शकों के लिए सबसे प्रथम तो सबसे पहले आप चंद्र ग्रहण के लिए पहले ये समझ लें ग्रहण कहते किसे हैं। ग्रह ग्रह माने बंधन, ग्रह जो कहते हैं वो बंधन को कहते हैं। तो उस समय प्रकृति ग्रह माने ग्रहण का अण करना, मतलब उसको भी खा जाना। तो प्रकृति जो होती है, प्रकृति जो है वो पूरी सप्त ग्रहों के अंतर्गत बंधी हुई है। आपने देखा है 7 ही तो ग्रह होते हैं, 7 ही वार होते हैं, 7 ही रंग होते हैं और 7 ही जन्म होते हैं। तो 7 का अंक जो है वो देवीय अंक है। तो आपने कभी देखा है कि जब जिस समय लाइट स्पेक्ट्रम जो होता है वो उसमें 7 ही रंग आते हैं। जब आपने रेनबो बनते हुए देखा होगा तो उसमें 7 ही रंग आते हैं। तो उसी से ज्योतिष का, ज्योत माने प्रकाश, अस माने पथ, जीवन रूपी पथ पे जो प्रकाशित करे उसे ज्योतिष कहते हैं। तो आपने सोचो ना, जैसे 7 रंग आते हैं उसमें से अगर पीले रंग की मात्रा ज्यादा है तो व्यक्ति में Al2O3 ज्यादा है, तो बच्चा वाइज होगा। तो पहले ही जो एस्ट्रोलॉजर देख लेते हैं कि बृहस्पति इसका स्वग्रही है। स्वग्रही तो इसका मतलब है कि इसका केंद्र में, अगर केंद्र में इसका स्वग्रही है तो देवेंद्र प्राप्त केंद्र लक्ष्य दोष, 1 लाख कुंडलियों के दोष, 1 लाख भी अगर व्यक्ति के जीवन में दोष हो तो खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर बुद्ध उसका उच्च का है तो व्यक्ति बिजनेसमैन बनेगा। जैसे कि उसका मंगल उच्च का है तो वो सेना में जाएगा, फोर्स में जाएगा। तो पहले ही एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं। अगर आप अतीत में जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो ये जितना भी भारत का भी जो हुआ था उस समय भी ज्योतिषियों ने पहले से ही कहने लगे थे कि इस समय 700 में कि भारत अब गुलाम होने वाला है। तो कहने का बात है, इस समय जो 3 तारीख को जो ग्रहण जो पड़ रहा है वो 2:14 से आरंभ, उसका स्पर्श काल हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्र ग्रहण के बारे में पहले जो कहा जाता है, सूर्योदय में जो होता है वो 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। 2 चीजें होती है, सूतक और पातक। सूतक जो लगते हैं वो जन्म में लगते हैं और मरण में जो लगते हैं वो पातक लग जाते हैं। तो 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले लग जाते हैं और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लग जाते हैं। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण जो आरंभ जो हो रहा है वो लगभग 5:14 से आरंभ होकर 7:53 के करीब रहेगा। लेकिन का स्पर्श काल जो है वो 2:14 से आरंभ हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो चंद्र ग्रहण जो हो रहा है वो कम परिदृश्य है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड के हिसाब में चंद्र ग्रहण जिस समय चंद्र उदय भारत में होगा तो वो सूर्य से ग्रसित होगा। इसलिए ये, और दूसरी इस समय होलिका का हमारा त्योहार भी है। तो इसलिए विशेष इस समय अपवाद का विषय बना हुआ है। तो चंद्र ग्रहण आप 2 बज के स्पर्श स्पर्श काल 4:16 से रहेगा और आरंभ जो हो जाएगा भारत में वो 2:14 से 7:53 तक रहेगा। बड़ी नक्षत्र, ग्रह और राशियों की स्थिति क्या रहेगी ऐसा? अगर विशेषकर देखा जाए तो राशि किसे कहते हैं, राशि जो कहते हैं वो समूह को कहते हैं। कि जैसे कहते हैं कि आपके पास कितनी राशि है, कि क्या कोई कहता है मेरे पास 5 लाख की राशि है, कि मुझ पर 10 लाख की। तो सवा जो नक्षत्रों का, नक्षत्र जो नक माने जैसे, क्षेत्र माने तुम नक्षत्रों जैसे होते। तो पहले ही ज्योतिषी बता देते थे अश्विनी नक्षत्र का है, ये भरणी नक्षत्र का है तो इसकी शकल ऐसी होगी, नाक ऐसी होगी, ये ऐसी होगी। तो पहले से ही निर्धारित हो जाता था, उसको फोटो बना देते थे। तो इसी बलियान एक सवा दो नक्षत्र, लगभग 9 चरणों का एक समूह को, 9 चरणों के समूह को एक राशि कहते हैं। तो राशियों, पहले तो ये समझ लें तो 12 ही राशियां होती हैं। और पूरे संसार में जो पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ के अप्रोक्सीमेट है। तो लगभग लगभग 80 करोड़ आदमी एक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अगर राशियों में देखा जाएगा कि क्या पोजीशन रहेगी, तो मेष राशि के लिए अगर हम देखेंगे कि मेष राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, तो इसके लिए चिंता कारक है। क्योंकि उसका उसका जो स्वामी है वो मंगल है। तो इसलिए, क्योंकि चंद्र मंगल दोनों मित्र होते हैं, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बनाते हैं, इसलिए उसके लिए चिंता कारक है। रही बात वृषभ की, वृषभ के लिए अपवाद रहेगा, खेदजनक रहेगा। उसे बार बार अपनी बातों को लेकर खेद सा रहेगा, ये मैं कर लेता तो, क्योंकि शुक्र और चंद्र का जो होता है वो कलात्मक योग होता है। मिथुन, अगर मिथुन में देगा तो इसमें मित्र जो है सहयोगात्मक मित्रों की सहयोग मिल सकता है, शौक मिलेगा और व्यापार और बिजनेस में अच्छा लाभ रहेगा। और कर्क में देखा जाए तो कर्क तो उसकी अपनी स्वयं राशि है। तो इसमें व्यर्थ के आपको अपवाद लग जाएंगे, व्यर्थ की आपकी बेइज्जती हो जाएगी, व्यर्थ के आपके मतलब ना होने वाले कार्य भी आप पे चिपक जाएंगे। तो इस तरीके की कर्क के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। सिंह के लिए शारीरिक कष्ट भी विकारक रहेगा, क्योंकि सूर्य की राशि है, इसलिए सूर्य चंद्र पूर्व में सामने हो जाते हैं, उससे दिक्कत आती है। दूसरी बात है कन्या राशि, कन्या राशि लिए आर्थिक चिंतन देगा कि बार बार पैसे की थोड़ी सी पिचाइट देगा। दूसरी बात है तुला, तुला के लिए जो है, तुला के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र है तो उसके लिए सुखद रहेगा, क्योंकि शुक्र उसका मित्र है। वृश्चिक के स्वामी भी मंगल है तो उसके लिए भी सुख सुविधा देने वाला रहेगा। रही बात धनु की, धनु के लिए मान प्रतिष्ठा, क्योंकि गुरु है उसके स्वामी और बृहस्पति का इस समय स्थिति अच्छी चल रही हुई है।
तो ये अच्छा क्या नाम है, धनु के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बात करें मकर, मकर के स्वामी शनि है, ये आपके ऊपर ये थोड़ा पीड़ादायक रहेगा, क्योंकि शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो थोड़े पीड़ादायक रहेगा। और तीसरी बात आती है कुंभ की, कुंभ में चिंतनदायक रहेगा, विकार रह सकते हैं, और आपको वायु विकार विकार रह सकते हैं, स्किन के विकार रह सकते हैं। और मीन में तो है ही इस समय चंद्रमा, जिस समय पूर्णिमा होगी तो चंद्रमा मीन के अपनी राशि के होंगे, तो उसके लिए तो हमेशा सूचकारक अच्छा और उन्नति कारक रहेगा। मीन के लिए तो ये क्या नाम है, बहुत अच्छे रहेंगे। कैसा फल देने वाला है भारत के लिए? भारत के लिए अगर कश्मीर में जैसे जो ऊंचेले स्तर हैं, जैसे पहाड़ी स्तर हैं, उनके लिए थोड़ा सा क्या नाम है, ये कष्टप्रदा रहेगा। जंगलों में आग लग सकती है, हथियार हो सकते हैं, आपस में लड़ाइयां झगड़ा हो सकता है इस समय, क्योंकि ग्रहण योग होली पे जो बार बार ग्रहण पे, होली दीपावली पे ग्रहण आ रहे हैं, तो बार बार ये जो है वो विश्व के लिए भी पीड़ादायक है। विश्व में लड़ाइयां झगड़ा हो सकेंगे, और विशेषकर एशिया में अगर देखा जाए तो भी इसमें भी युद्ध होने की संभावना है। और अगर भारत में देखा जाएगा तो मध्य क्षेत्र में आगजनी दे सकता है, उपद्रव दे सकता है। लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जो है उनके लिए भी पीड़ादायक, तो ये इस समय भारत में देखा जाएगा तो ये राजनीति उथल पुथल करने वाला है। जहां पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विशेष प्रभाव रहेगा। देश की सरकार के लिए भी कोई नुकसानदायक? देश की सरकार के लिए तो नुकसानदायक इसलिए भी नहीं है कि मध्य में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। इसका प्रभाव जो है, क्योंकि ये जिस समय ग्रहण जो आ रहा है वो पहले से ही पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रोदय काल में बहुत ग्रसित होकर चंद्रमा आ रहा है। अगर ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होता, तब ये देश की सरकार के लिए, वहां के शासन प्रशासन के लिए नुकसानदायक होता। लेकिन ये पहले से ही पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें इतना नहीं है। विश्व के लिए ज्यादा घातक है, बशर्ते भारत की अपेक्षा। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किससे बचना चाहिए? इसलिए वो ग्रहण में ना, तो मैंने पहले ही कह दिया, ग्रहण का तात्पर्य यही है कि प्रकृति जो होती है, ग्रह माने बंधन, बंधन से मुक्त हो जाती है। तो मुक्ति जब कोई भी हो जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि परिवहन और वाहन दो चीजें होती हैं। परिवहन जो होता है वो जैसे वो दूसरे पर डिपेंड होता है। अगर ड्राइवर चला रहा है, अगर उसने गलत है तो 60 आदमियों को दिक्कत हो जाएगी। उसी प्रकार से परिवार होता है, परिवार एक व्यक्ति पर निर्धारित होता है, तो एक व्यक्ति ने अगर गलती कर दी तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ग्रहण में मतलब है तो अपने इष्ट को उस समय पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि उस समय प्रकृति जो है वो अपना उन्मूलन खो देती है, अपना चिंतन खो देती है, बिल्कुल मुक्त हो जाती है। तो उस समय ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट का ध्यान करें, जाप करें, मन करें, तर्पण करें, ये सब करना चाहिए। अपने अपने गुरुओं को ध्यान रखें, अपने अपने मतलब गंगा किनारे जा जाके बैठ जाएं, मंदिर बंद कर दें, मंदिरों के बाहर बैठना चाहिए, और उस समय इष्ट चिंतन ज्यादा करना चाहिए। और मोक्ष होने के बाद ग्रहण का दान करना चाहिए। सूतक के दौरान क्या करें और क्या ना करें? सूतक के ज्यादा देखो उन्होंने कहा है कि मंत्र जाप एवं दृढ़ विश्वासा पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, क्योंकि कैसी भी स्थिति परिस्थितियों में कलयुग में केवल कैसे भी इष्ट का नाम लेने से ही व्यक्ति की परिपक्वता आती है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी परिपक्वता जो होती है वो मंत्र जाप एवं दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, बार बार वो ये कह रहे हैं कि भजन जो है यही आदमी के लिए कलयुग में। वैसे तो धर्म के जो है वो 4 पद होते हैं। दान प्रकट 4 पद धर्म के, कल में एक प्रधान, एन केन प्रकारेण दान करे कल्याण। तो एन केन प्रकारेण जो भी स्थिति परिस्थिति पे 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया जैसी स्थिति परिस्थिति हो, तो व्यक्ति को ग्रहण के उपरांत दान करना चाहिए। और दान जो उस समय देना चाहिए वो अनान्य व्यक्तियों को। दान के भी 4 पद होते हैं, एक भिक्षा होती है, एक दान होता है, और एक भेंट होती है। तो उस समय दान का मतलब है जो अपने मध्य के व्यक्ति को दिया जाता है। उस समय मंदिर में भेंट, और इष्ट को और गुरुओं को उस समय कुछ नहीं दिया जाता है। उस समय दीनों को कुछ ना कुछ दीनों को दान किया जाता है। इस समय मतलब प्रभुत्व को ना तो भेंट दी जाती है ना दक्षिणा दी जाती है। क्योंकि होली के दौरान ग्रहण पड़ रहा है, तो होली दहन किस दिन होना चाहिए, और रंग खेलने के लिए 3 मार्च या 4 मार्च क्या उचित रहेगा? देखो होली किसे कहते हैं, होली का तात्पर्य होरी से है। होरा जब आप जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर को होरा स्कोप दिखाते हैं। होरा मतलब अपना, तो होरी 5 प्रकार के वर्ष होते हैं। बृहस्पत्य वर्ष, चंद्र वर्ष, सौर वर्ष और नक्षत्र वर्ष। तो ये 5 तरीके के वर्ष, सूर्य चंद्र, सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष, नक्षत्र वर्ष, बृहस्पत्य वर्ष। तो इस तरह 5 तरीके के वर्ष होते हैं। तो इस समय प्रकृति जो है अपना नवीनीकरण करती है। आपने देखा होगा सारे पेड़ों पे नई तरीके से फल आ जाते हैं। तो इस समय प्रकृति जो अपना होरास्कोप बनाती है, अपनी कुंडली बनाती है। तो शुद्ध शब्द जो है वो होरी है। तो उसी प्रकार से होली की जो रात होती है उसे काल रात्रि कहते हैं। रात्रि भी 4 होती हैं। काल रात्रि
घोर रात्रि, अहोरात्रि और सिद्ध रात्रि। तो ये जो रात्रि है ये काल रात्रि है। काल रात्रि जो है वो 2 तारीख की रात्रि को पड़ रही है, क्योंकि 2 तारीख को पूर्णिमा लग जाएगी और 3 तारीख की रात्रि को पूर्णिमा नहीं रहेगी, क्योंकि 10 बजे के अप्रोक्सीमेट में खत्म हो जाएगी। तो उस समय जो तंत्रोक्त मार्ग के लोग हैं, ज्ञान मार्गी लोग हैं, उनके लिए जो होली है काल रात्रि है वो 2 तारीख की रात को, 3 तारीख का उन्मूलन में। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए अपना जब जिस समय ग्रहण पड़ जाए 3 तारीख को 8 बजे के करीब अप्रोक्सीमेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपने होलिका को दहन करें और 4 तारीख को अपना फाग खेलें। कि जो चंद्र ग्रहण है इसको हम खग्रास में ग्रस्तोदय ग्रहण कहेंगे। ग्रस्तोदय का अभिप्राय यह है कि जिस समय चंद्रोदय नहीं हुआ और ग्रहण का आरंभ हो चुका है, ग्रहण का मध्यमान भी है, परम ग्रास भी है, वो चंद्रोदय होने से पूर्व ही लग चुका है। अर्थात चंद्र उदय ही नहीं हुआ परंतु उसका चंद्र ग्रहण का सारी चीजें आरंभ हो चुकी हैं। इसको हम ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण कहेंगे। अब आप ये समझिए, इसमें केवल हमारे यहाँ ज्यादातर हिस्सों में जिस समय ग्रहण समाप्ति की ओर होगा उसी समय दृष्टिगोचर होगा। और इसके विषय में स्पष्ट वर्णन एक बात को कहते हैं कि गृहस्थाश्रम वाले लोगों को, साधकों को केवल चंद्रोदय से ही ग्रहण का आरंभ माना चाहिए और जिस समय ग्रहण का समाप्ति है उसी के साथ समाप्ति मान ली जाती है। इसी कारण से इसका जहां जहां पर समय लगभग अंदाजा यह है कि 6:17, 6:18, कहीं 6:15 से ग्रहण का चंद्रोदय हो रहा है, तभी से ग्रहण का प्रभाव आरंभ होगा। और लगभग 30 मिनट का अधिक से अधिकतम, किसी के यहाँ 28 मिनट, किसी के यहाँ 32 मिनट देश काल के अनुरूप असर आएगा ग्रहण का। यही इस ग्रहण का प्रभाव और ग्रहण का आपके ऊपर विचार माना जाएगा। इसी प्रकार से उसके सारे चीजों में जितने भी विचार करेंगे, गर्भवती स्त्रियों को जिसे सावधानी रखने की आवश्यकता है, ये इन 30 मिनट का ही विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सूतक काल का क्या रहेगी, कब से कब तक सूतक काल रहेगा? किसी भी ग्रहण का सूतक काल सामान्यतः 12 घंटे का माना जाता है। सूर्य ग्रहण का तो विशेष तौर पे 12 घंटे का माना जाता है, पर चंद्र ग्रहण यदि रात्रि में घटित हो रहा हो और हमें ग्रहण स्पर्श से लेकर ग्रहण मोक्ष तक का समय मिल रहा हो, तब भी उसका 9 घंटे पूर्व से मान लेते हैं। परंतु इस वाले ग्रस्तोदय में चूंकि चंद्रोदय से ही ग्रहण को माना जाएगा और जिस समय तक ग्रहण समाप्त हो जाएगा वो मात्र लगभग 30 मिनट का समाप्ति के लिए हमें मिल जाएगा। इस 30 मिनट की वजह से इसका सूतक काल अधिक से अधिकतम केवल 3 घंटे पूर्व का मानना चाहिए। उसका एक विशेष कारण भी है, क्योंकि चंद्रोदय होना और चंद्र दर्शन होना दोनों एक अलग बात है। सामान्यतया आपने देखा होगा कि पंचांग अनुसार चंद्रोदय किसी भी जगह पर होने के पश्चात भी चंद्र दर्शन होने में आधे घंटे से लेकर कई बार 1.5 घंटे तक का असर आ जाता है। आपने देखा होगा विशेष तौर पे जब कई लोग जैसे कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ पे व्रत रखते हैं, चंद्रमा दर्शन नहीं होते जबकि चंद्रमा निकल चुका होता है, अर्थात चंद्र दर्शन नहीं होते। तो ऐसे में आप अनुभव ये करें कि जिस समय चंद्रोदय होगा, अर्थात जैसे अगर हम यहाँ लें 6:17 पे हो गया और ग्रहण की समाप्ति 6:47 पर हो जा रही है, अर्थात 30 मिनट, इतने देर तक शायद चंद्र दर्शन ही नहीं होंगे। तो इस वजह से इसका सूतक का या लोगों के ऊपर, राशियों के ऊपर प्रभाव भी सीमित ही रहेगा। 3 घंटे का अधिक से अधिकतम यानी कि 3:17 से इसका सूतक काल मानना चाहिए। सामान्यतः अभी 9 घंटे का माना जाता है चंद्र ग्रहण का, तो वो भी 9:17 से अधिकतम, अगर पूर्ण रूपेण भी मान लेंगे तो 9:17 से अधिक नहीं माना जाएगा। नक्षत्र, ग्रह और राशियों पर स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण आरंभ हो रहा है, इस चंद्र ग्रहण का विशेष तौर पे देखने को एक हमें अनुभव हो रहा है कि ये पर्वकाल चूंकि केवल मात्र 30 मिनट का ही मिल रहा है हमें, परंतु इसका ग्रहण काल, पर्वकाल हमें 30 मिनट का मिल रहा है। एक सेकंड रोकेंगे भैया, एक सेकंड बस। बड़े नक्षत्र, ग्रह और राशियों की स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, ये चंद्र ग्रहण जैसे ग्रस्तोदय है, परंतु ये जो ग्रहण प्रभावी हो रहा है या घटित तो हो रहा है, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में घटित हो रहा है।
इसके लिए इस नक्षत्र वाले जितने भी व्यक्ति और इसी राशि अर्थात सिंह राशि वालों के लिए इस ग्रहण का विशेष फल अशुभ और कष्टकारी कहा गया है। इन राशि वाले और इन नक्षत्रों में जन्मे जितने जातक हैं उन लोगों को विशेष सावधानी रहने की आवश्यकता रहेगी। किन किन राशियों पर क्या प्रभाव होना है? हम अगर इनकी राशियों का प्रभाव देख रहे हैं तो देखिए, किसी भी राशि को चंद्र ग्रहण में पूजा पाठ और फल जप आदि का तो फल कहा गया है। किसी को पुण्य फल प्राप्त होगा और किसी को इस ग्रहण के प्रभाव अनुसार अनिष्ट ना हो इसके लिए कहा गया है। हमारी मुख्य राशि जो मेष राशि पड़ती है, मेष राशि वालों को इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप भागदौड़ और खर्च की अधिकता देखने को मिल रही है और ये 3 माह तक तो विशेष तौर पे असर रखेगा ही रखेगा ग्रहण का प्रभाव। वहीं वृषभ राशि को कार्य सिद्धि और धन लाभ देगा ये ग्रहण, क्योंकि सिंह राशि में घटित होने की वजह से वृषभ राशि वालों के लिए विशेष योग कारक हो गया है। मिथुन राशि वालों को भी लाभ देगा, उनका पुरुषार्थ सिद्ध होगा, मन में उत्साह बढ़ेगा और उनकी प्रगति होगी, उनको कोई ना कोई सुंदर अवसर प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि वालों को चूंकि चंद्रमा ही ग्रसित हो रहा है और उसका स्वामी कर्क राशि का चंद्रमा ही होता है, ऐसे लोगों को धन हानि, अधिक खर्च और व्यर्थ की यात्राएं करने की अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यात्रा से हानि ही होगी, तो अन्यथा अगर ना हो आवश्यकता, अनावश्यक यात्राओं से बचें। सिंह राशि वालों को शारीरिक कष्ट, धन भय, चोट लगने का खतरा या रोग उत्पन्न होने का खतरा बनता है। ऐसे सिंह राशि वालों को विशेष तौर पे जो कि पुलिस पर्सनल हैं या आर्मी से जुड़े हुए हैं या हथियार रखते हैं, तो चंद्र ग्रहण के अगले 3 महीने तक एक्सीडेंटल डिस्चार्ज से बचें, अर्थात हथियार न चल जाए इस बात से सावधान रहें। फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं या आग होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं सिंह राशि वाले, उन लोगों को आग अग्नि का भी भय है, उनको भी इस बात का विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वहीं कन्या राशि वालों को भी ये कोई बहुत अच्छा नहीं रह रहा है। कन्या राशि वालों को धन हानि और परेशानी दिखा रहा है। धनु राशि वालों को तुला राशि वालों को धन और सुख का लाभ हो रहा है। उनके लिए विशेष तौर पे कोई जो कार्य बहुत समय से अटका हुआ था, जिन कार्यों में मुकदमे उनके चल रहे थे, उनको लाभ हो जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों को भी कष्ट, चिंता और रोग, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पति पत्नी के बीच में वैमनस्य अर्थात संतान से भी कष्ट होने की संभावना बनती है, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। धनु राशि वालों को संतान संबंधी चिंता हो रही है, उनके बच्चों को कोई परेशानी खड़ी हो सकती है, विशेष तौर पे उनके शिक्षा के क्षेत्र में, या उनको पेट संबंधी रोगों के संबंधी परेशानियां हो सकती है। वहीं मकर राशि वालों को दुर्घटना का भय, शत्रु का बड़ी बड़ी परेशानी चल रही है, मुकदमे में उनको कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जा सकता है या हार की सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों को अपने लाइफ पार्टनर से परेशानी या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, नाभि से निचले हिस्सों में चोट लगने का भी खतरा या उससे संबंधित बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है। जो आयु में अधिक लोग हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस राशि वाले उन लोगों को प्रोस्टेट या यूटीआई जैसी चीजों से बचाव रखें। मीन राशि वालों को भी रोग और कार्यों में विलंब की दिखाई देता है। गुप्त शत्रुओं से विशेष तौर पर सावधान रहें, क्योंकि ये कर्क लग्न वालों, कर्क राशि वालों के मित्र हैं। इस कारण से इन लोगों को उसके मित्रता के परिणाम स्वरूप ही फल भोगना पड़ेगा। इन लोगों को अपने अधीनस्थ से और अपने सीनियर दोनों से सावधान रहने की जरूरत है, ये उनके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। भारत देश के लिए कैसा फल देने वाला है? भारत की कुंडली और भारत की राशि के अनुरूप ये चंद्र ग्रहण कोई बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा है। ये है कि केवल मात्र पर्वकाल 30 मिनट का मिलने की वजह से बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा, परंतु ऐसे वाला ये जो चंद्र ग्रहण है, ये होली के दिन पड़ने के कारण से कहीं ना कहीं छत्रभंग या राज्यों के अंदर आपस में विवाद उत्पन्न करता है। हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके प्राणों के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर डालता है। कई बार तो इसी स्थिति में सरकारों में भी आपस में खींचतान बन जाते हैं, सरकार गिरने तक के योग बन जाते हैं और विशेष तौर पर पूरे राष्ट्र में अग्निकांड होने की बहुत प्रबल संभावना बन गई है। सारे लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि शिव पूजन और शिव जी का रुद्राभिषेक आदि करना और मात्र शिव जी पे गुलाब जल, कच्चा दूध और गंगा जल, तिल, जौ युक्त करके चढ़ाने से भी इस ग्रहण का प्रभाव पूरे राष्ट्र पर शांत होगा। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इससे कैसे बचें? ग्रहण काल में तो विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अन्यथा अनावश्यक कर्म ना करें। गर्भवती स्त्रियां तो विशेष तौर पे
ये जो 30 मिनट का पर्व काल है 6:17 से 6:47 तक एक स्थान पर बैठे, कहीं घूमे फिरे नहीं, घर में भी नहीं, एक पानी वाला नारियल अपनी गोद में लेके बैठे और हनुमान चालीसा सरल रहेगा पढ़ना, नहीं तो सुंदरकांड या किसी भी अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करें या भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करती रहें। और ग्रहण समाप्ति के पश्चात वो नारियल किसी जल धारा में प्रवाहित करें या किसी मंदिर में चढ़ा दें या किसी ध्याने को दक्षिणा के साथ दे सकते हैं। सूतक के दौरान क्या करना चाहिए? जिस समय सूतक चल रहा हो उस समय कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको मना किया गया है। सूतक और ग्रहण काल में नखून काटना, मूर्ति को स्पर्श करना, अनावश्यक खाना पीना, संसर्ग, सोना, शरीर में तेल का लगाना, झूठ बोलना, किसी प्रकार का जबरदस्ती का लोगों के साथ विवाद, हंसी और ठट्टा करना, ये सब मना है। इसी बात में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन आदि लेने से बचना चाहिए क्योंकि विषाक्त हो जाता भोजन, ऐसा माना जाता है। केवल इसमें गर्भवती स्त्री को छोड़ सकते हैं हम, केवल वृद्ध लोगों को छोड़ सकते हैं और छोटे बालकों को हम छोड़ सकते हैं, या किसी को अगर अत्यावश्यक रूप से औषधि लेनी हो तो उसके लिए भी औषधि लेना अलाउ है, वो ले सकते हैं। और केवल एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी भोज्य पदार्थ हैं जो कच्चे हैं उनका कोई दूषित होने का खतरा नहीं होता, लेकिन जैसे दूध हो गया, अचार, दही, चटनी आदि हैं, उनमें जरूर या तो कुशा का टुकड़ा रख देना चाहिए और दूध आदि में तो तुलसी दल डालने से भी उसका दुष्प्रभाव इन भोज्य पदार्थों पर नहीं पड़ता है। भारत तो सही है, लेकिन विश्व के स्तर पर क्या प्रभाव डालने वाला है? ये ग्रहण चूंकि ज्यादातर भारत में तो बहुत छोटा सा प्रभाव है, बाकी देश के हिस्सों पे जिन पे इसका प्रभाव पड़ रहा है उन लोगों के लिए बड़ा है। रोग और साथ में युद्ध दोनों एकदम से तेजी पकड़ेंगे, पर लेकिन जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है उसी प्रकार इस ग्रहण के प्रभाव से युद्ध एक बार को बहुत तेजी से भड़क के फिर शांत होके कंप्रोमाइजिंग वाली स्थितियों में निश्चित आएंगे ही आएंगे, और युद्ध किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे, केवल वैसे ही युद्ध का आपस में विराम देखने को मिलेगा। ग्रहण होली के दौरान पड़ रहा, तो होली का रंग 3 को खेला जाए या 4 तारीख को खेला जाए, ग्रहण करके तो देखते हैं। रंगोत्सव का तो 4 का ही विधान है क्योंकि वो हमेशा प्रतिपदा में ही होती है। पूर्णमासी समाप्त हो रही है 3 तारीख को रात्रि में, ऐसे में अगले दिन ही यानी कि 4 तारीख को ही रंगोत्सव का मान बढ़ता है। होलिका दहन का क्या रहेगा? होलिका दहन हमारे हिसाब से क्योंकि 3 तारीख को 6:47 के ऊपर ग्रहण भी समाप्त हो जा रहा है और हर प्रकार से उसकी दूषितता भी समाप्त हो जा रही है, तो प्रदोष काल भी हमें मिल रहा है। भले पूर्णमासी समाप्त हो रही है ग्रहण काल में ही, परंतु प्रदोष काल उदया तिथि से सूर्यास्त तक पूर्णमासी मिल जाने के कारण से जो 3 तारीख का प्रदोष काल है 6:45 ग्रहण भी निकाल देते हैं उसमें, नहीं तो ग्रहण के मध्य में ही प्रदोष काल मिल जा रहा है, लेकिन ग्रहण में तो नहीं अग्नि संस्कार करेंगे इसका। 6:45 बजे से लेके 8:30 बजे तक के पुण्य काल में होलिका दहन करना सबसे श्रेष्ठकर रहेगा, सभी जनमानस के लिए भी सुंदर रहेगा और उसका पुण्य फल प्राप्त होगा।